पार्ट 2 में हमने प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत इस भारत को बोलते हैं जो 3 जगह से पानी से घुरा होता है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है और नीचे आपका इंडियन ओशन है। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं इनके बारे में इसे पढ़ना है कि ये नदियाँ काफ़ी पुरानी हैं, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक आइलैंड के रूप में था, जो बाद में नॉर्थ में चाइना से टकराया और फिर हिमालयन रिवर्स का निर्माण धीरे धीरे हुआ। तो ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है। प्रौढ़ावस्था में इसका मतलब होता है कि जो नदियाँ की घाटी हैं वो वी आकार ना होके कुछ इस तरीके से होती हैं, काफ़ी ब्रॉड। आप ये हिमालय की रिवर्स देखें, उनकी वैली इस तरीके से होती है, जबकि जो पेनिसुलर रिवर्स हैं उनकी वैली बहुत ही ब्रॉड होती है और उनका जो पाथ है वो भी बहुत फिक्स्ड होता है। ये जो रिवर आप देख रहे हैं, गोदावरी, नर्मदा, तुंगभद्रा, ये रिवर में जो शिफ्टिंग नहीं होती, इनका शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कठोर मजबूत चट्टानों के ऊपर से बहते हैं, जिसपे अपर्दन भी काफ़ी कम होता है, डेल्टा भी काफ़ी कम बनता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ियों को करने के लिए प्रायद्वीप नदियों को देखो। ये भारत का पश्चिमी घाट है। यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो एक मेजर वाटर डिवाइड के रूप में काम करता है। बारिश जो इधर हुई उनका पानी इधर गया, और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ बनती हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक मेजर डिवाइड है जो हमने स्टार्टिंग के इमेजेस में भी देखा है। तो ये जल विभाजक का कार्य करते हैं। नर्मदा और तापी एक अपवाद है। नर्मदा और तापी इस तरीके से फ्लो करती है, ये ऊपर जा रहा है। नर्मदा तापी वेस्ट में फ़्लो करती हैं और बाकी सारी मोस्टली रिवर ईस्ट में फ़्लो करती हैं। नर्मदा तापी मेजर रिवर हैं जो वेस्ट में अरब सागर में जाके गिरती हैं। बाकी ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। प्रायद्वीप उत्तरी भारत से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, इसके अलावा जो हमने चंबल, सिंध, बेतवा नदियाँ जो यमुना में जाके मिलती हैं वो भी इसी से निकलती हैं, उनको भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बोलती हैं। सुनिश्चित मार्ग, फिक्स्ड पाथ होता है, विसर्प नहीं बनाती। हिमालय की जो नदियाँ होती हैं उनका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है जब वो मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। जैसे आपने ऊपर ये ब्रेडेड चैनल्स देखी हैं। ब्रेडेड मतलब ये बहुत ही, जैसे ये यहाँ की जो नदियाँ, यहाँ पे काफ़ी इस तरीके से मूवमेंट होगा विसर्प के आकार में। लेकिन यहाँ पर ये जो साउथ इंडिया आप देख रहे हो, यहाँ पे विसर्प बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही फिक्स्ड पाथ होता है रिवर का। देखिए ये विसर्प बनाती है। इसको हम जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि नदी एक दूसरे से मिल रही है, इधर से उधर जा रही है। तो ये इस तरीके की दिशा हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नहीं होती। भ्रंश घाटी से भी बहती हैं। यह बारहमासी भी नहीं है। भ्रंश घाटी मतलब एक फॉल्ट से बह रही है। ये देखिए जो ग्रीन इलाका है मतलब कि ये प्लेन है, ये ग्रीन प्लेन है। ये नर्मदा और तापी दो मेजर रिवर हैं। इसके अलावा अदर्स रिवर्स को आप यहाँ देख पा रहे हो। यहाँ जनरल स्लोप भी आपको पता चल रहा है कि इस तरफ ऊंचा है और इस तरफ नीचा है। तो जनरल स्लोप इस तरीके से है कि ज़्यादातर नदियाँ आपकी बे ऑफ बंगाल में जाएं। देखिए इस तरीके से ये भारत का पश्चिमी घाट है। कुछ रिवर इधर चली गई और जो इधर की रिवर हैं वो बहुत छोटे लेंथ की होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भ्रंश घाटी किस तरीके से दिखती है, ये एक इमेज है जिसमें देखते हैं कि दोनों तरफ बिल्कुल वॉल है। यहाँ से आपकी रिवर बह रही है। अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, उसका उद्विकास, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। मुख्यतः 3 चीज़ें हैं कि जब गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ बढ़ रहा था तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ टकराया, तो यहाँ पर बहुत सारी वैलीज जनरेट हुई तो एक स्लोप हमारा इस तरफ आ गया। दूसरा क्या हुआ कि इस तरफ का जो आपका वेस्टर्न घाट है इसका बहुत सारा हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया और कुछ चीज़ें ऊपर की तरफ उड़ गई। तो ये हमारी इमेज कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनी कि ये वाला हिस्सा टूट के नीचे धंस गया और ये वाला हिस्सा ऊपर, ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती हैं उस समय हुआ, तो ये हिस्सा ऊपर रह गया और इसके बाद यहाँ का स्लोप कुछ इस तरीके से बे ऑफ बंगाल की तरफ हो गया। तो ये 2 मेजर रीजन है जिसकी वजह से अब प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनका बना। अब इन तरह की नदियों में
डेल्टा कम पाया जाता है। जो नर्मदा और तापी हैं वो डेल्टा भी नहीं बनाती, ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि इन नदियों में अवसादों की कमी होती है। अवसाद मतलब मिट्टी का टूटना वगैरह काफ़ी कम होता है, बहुत ही कठोर चट्टानों से होकर गुजरती हैं, इसलिए इनके पास जलोढ़ निक्षेपण नहीं होता। अब इसकी मुख्य नदियों के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। पहली है महानदी। महानदी आपकी ये रिवर है जो आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। यह सिहवा एक जगह है, सिहवा से निकलती है। इसकी लेंथ इतनी है, इसके निचले इलाकों में नौका संचालन हो सकता है। नौका संचालन मतलब कि नौका संचालन से अर्थ है कि इसमें नेविगेशन पॉसिबल है। तो ये काफ़ी नदियों का फ़ायदा है, पुराना फ़ायदा है। आज के समय में तो बहुत जगह बीच बीच में डैम बन गए हैं जिसकी वजह से नेविगेशन उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी भी भारत की बहुत सारी नदियाँ हैं ऐसी जिसमें नेविगेशन हो सकता है। जैसे ये नेशनल वाटरवे, ये भारत की मुख्य नदी है जहाँ पर आप जहाज़ चला सकते हैं, बड़े बड़े जहाज़ चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये महानदी का एक हिस्सा है जहाँ पर नेविगेशन पॉसिबल है। सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप नेशनल वाटरवे 2 के नाम से जाना जाता है। तो ये नदियों का एक आर्थिक लाभ है। दूसरी है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर यहाँ पर महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है और ये भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बहुत सारी, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा 49% भाग कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और 20% हिस्सा अलग अलग आसपास के राज्यों में है। इसकी मुख्य सहायक नदी आपने जरूर याद करनी है, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मांजरा। ये 5 रिवर हैं जो 4 रिवर हैं जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। डेल्टा बनाती है ये बिल्कुल। अच्छा, बहुत यहाँ पे आप देख रहे हैं विशाखापट्टनम, यहाँ पे 2 नदियों का आपस में मिलन होता है, गोदावरी और कृष्णा का। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये डेल्टा रीजन है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है जो महाबलेश्वर, नासिक के पास ही ये महाबलेश्वर यहाँ से निकलती है। 1401 किलोमीटर है। इसकी मुख्य नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं कोयना, तुंगभद्रा, भीमा। इस मैप में आप देख सकते हो। जो कृष्णा रिवर है भीमा और तुंगभद्रा रिवर के बनने से होती है। आगे जाके ये यहाँ पर डेल्टा बना रही है विशाखापट्टनम के पास। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु, अब एक मेजर रिवर है कावेरी, ये जिसको लेके कर्नाटका और तमिलनाडु में विवाद है कि इस पानी का जो इस रिवर के पानी का उपयोग कौन राज्य कितना करेगा। तो ये 800 किलोमीटर की लंबाई है। ये कोडागु ब्रह्मगिरी हिल यहाँ पर है जहाँ पे भारत की सबसे अच्छी कॉफ़ी या पहली स्टार्टिंग की जो कॉफ़ी थी, कॉफ़ी की ग्रोथ सबसे पहले, जैसे असम में फर्स्ट टाइम या दार्जिलिंग में फर्स्ट टाइम चाय की खेती स्टार्ट हुई, ऐसे ही कॉफ़ी की खेती हमारी कोडागु में ब्रह्मगिरी हिल पे स्टार्ट हुई। इसकी देखिए, इसमें जो पानी है उसमें कम उतार चढ़ाव होता है। कावेरी नदी के पानी में कम उतार चढ़ाव होता है क्योंकि कावेरी नदी 2 जगह से अपना पानी लेती है। एक तो बारिश के टाइम पे यहाँ पर रेनफॉल हुई अपर एरिया में, जब आपका गर्मी के टाइम पे मानसून आता है। एक विंटर मानसून आता है जो तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देता है, तब वो इसके निचले हिस्सों में पानी मिलता है। तो लगभग इस नदी का जो पानी है वो बराबर रहता है, एक तरीके से पेरिनियल रिवर है। देखिए, जो 2 मानसून के बारे में बात कर रहा है इस तरीके से। इसकी मुख्य सहायक नदी है काबिनी, भवानी और अमरावती है। तीसरी नदी है नर्मदा नदी, काफ़ी जो वेस्ट फ्लो है। ये देख रहे हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, यहाँ से फ्लो करता है आपका नर्मदा। इसकी ऊंचाई तो यहाँ से निकलती है सतपुड़ा और विंध्य। ऊपर की तरफ जो आप ये माउंटेन्स देख रहे हैं ये है विंध्याचल और ये है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से ये रिवर बहती है भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी मतलब वही फॉल्ट जो इस तरीके से होता है, एक तरफ दूसरे माउंटेन है, एक तरफ दूसरे माउंटेन है। ये आप बोल सकते हैं विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है, तो बीच में जो रिवर है आपकी नर्मदा है।
जबलपुर के निकट ये एक काफ़ी अच्छा फॉल बनाती है जिसमें धुआंधार, मतलब इतना ज़्यादा पानी का फ्लो है कि वहाँ पे जो पानी वेपराइज फॉर्म में होने लगता है। सरदार सरोवर परियोजना, जिस पे आपने यहाँ पे देखा है कि गुजरात में एक मूर्ति है सरदार सरोवर परियोजना, वो इसी नदी के किनारे बना हुआ है। अगली रिवर के बारे में चलते हैं, तापी रिवर। तापी नर्मदा के पैरेलल ही फ्लो करती है लेकिन उससे थोड़ी छोटी है। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका ज़्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है, 79%। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी। अब अरावली, अब इसके अलावा और भी नदियाँ हैं जो अरावली, ये अरावली माउंटेन्स हैं यहाँ पे जो दिल्ली तक जाते हैं। इसके इस तरफ से एक रिवर निकलती है जिसको हम बोलते हैं लूनी नदी। सबसे बड़ा नदी तंत्र वेस्ट इंडिया में यही है। ये पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के मिलने से बनती है। ये नदी अरावली पहाड़ी के से निकलती है और लूनी कहलाती है। रन ऑफ कच्छ में जाकर मिलती है। ये रन ऑफ कच्छ है जो यहाँ पे, जहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन होता है। आपने गुजरात विजिट गुजरात के बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे। तो ये नदी वेस्ट में इम्पॉर्टेंट है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में एक मेजर नदी है लूनी। ये देखिए भारत के वेस्ट में बहने वाली जो लूनी नदी है ये उसका बेसिन है, काफ़ी बड़ा है लेकिन पानी इसमें काफ़ी कम रहता है क्योंकि यहाँ पर बारिश कम है। इसके अलावा छोटी छोटी रिवर्स भी होती हैं यहाँ पे जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ जिनकी लेंथ काफ़ी कम। ये आप जो वाटर डिवाइड देख रहे हो, ज़्यादातर रिवर जो इधर निकली उनकी लेंथ काफ़ी बड़े, लेकिन यहाँ पर भी 50, 60, 100, 50 इस तरीके की छोटी छोटी नदियाँ हैं जिसमें पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, ढाल भी काफ़ी तेज़ी से है। जो हमने आगे के मैप में देखा है कि ढाल यहाँ पे इतना ज़्यादा तेज़ है कि इन नदियों का पानी बहुत तेज़ी से, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये रेनफॉल मैप है, तो यहाँ पे ये डिवाइड है, तो यहाँ पे जो भी बारिश होगा बहुत तेज़ी से अरेबियन सी में जाएगा। तो छोटी छोटी नदियाँ बनती हैं। कुछ मेजर नदी हैं, जैसे केरल इतना सा है क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो भी रिवर होगी वो केरल की सबसे बड़ी नदी कहलाएगी। जैसे भारतपुजा और पेरियार दो रिवर हैं केरल की। एक एक करके देखते हैं। जैसे भद्रा नदी राजकोट ज़िले के अनियाली गांव के निकट निकलती है। नासिक ज़िले में त्रिम्बक पहाड़ी से एक नहीं है बेतरना नदी निकलती है। बेदती हुबली, मतलब ये कर्नाटक से निकलती है। शरावती कर्नाटक से है। शरावती में एक बहुत इम्पोर्टेंट डैम भी है, कर्नाटक के शिमोगा जिलों से निकलती है। ये तो मेजर नदियां हैं जिनका लेंथ काफ़ी है। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे जुआरी और मांडवी। ये गोवा यहाँ पर आपका जो होगा, दो मेजर रिवर है गोवा के लिए। केरल की सबसे बड़ी नदी भारतपुजा अन्नामलाई हिल्स यहाँ पर है, साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट हिल्स। और दूसरी नदी है, इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी नदी है पेरियार, जो केरल की दूसरी बड़ी नदी है, वो भी यहाँ से निकलती है। आगे के मैप में हम देख सकते हैं पेरियार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है ये आपकी पेरियार रिवर है। यहाँ जोग फॉल है, जोग फॉल जो शरावती रिवर पे है। एक केरल की एक और नदी है पाम्बा। जो छोटी छोटी नदियाँ हैं इनका जल ग्रहण क्षेत्र, मतलब कैचमेंट एरिया, कि कहाँ से वो पानी ग्रहण कर रही हैं, इसको हमने कैचमेंट एरिया बोला था। डेंड्रेटिक शेप में देख रहे हैं। तो साबरमती सबसे बड़ी कहेंगे, फिर माही, भारतपुजा, पेरियार। ये तो अगर कोई बोले कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, लेकिन छोटी नदियों के मामले में देखे जाए तो वो आपकी साबरमती होगी। अब पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, ज़्यादातर नदियाँ यहाँ पूर्व की तरफ बह रही हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार नहीं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ भी हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ब्रह्मणी, ये एक छोटी नदी है, या दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधर, पेनार, पल्लार, वैगई। यहाँ पे वैगई है, पालार देखिए, पेन्नार देखिए। ये इतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन ये कृष्णा गोदावरी के कंपेयर में छोटी है। तो ये नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए ये इन नदियों का कैचमेंट एरिया है। तो स्वर्ण रेखा है,
पेन्नार देखिए सबसे बड़ी रिवर है पेन्नार, यहाँ लेंथ से भी पता चला है कि कावेरी के टक्कर देने वाली ये रिवर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नदी का बहाव प्रवृत्ति। बहाव प्रवृत्ति को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिजीम। रिजीम का मतलब है कि नदी में पानी की स्थिति किस तरीके से बदल रही है। अगर हम मैप बनाएं, इधर हमने मंथ लिख दिया जनवरी टू दिसंबर, और हम ये नदी में पानी का लेवल, तो हम देखेंगे कि ये लगातार एक जैसा नहीं है। कुछ ऐसे महीने होंगे जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी या पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा, कुछ ऐसे महीने होंगे जहाँ पे पानी का फ़्लो काफ़ी कम होगा। ये सीज़न पे डिपेंड करेगा। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मानसून के टाइम में जून जुलाई, और जब गर्मी होती है तो बर्फ़ पिघलती है, तो सबसे ज़्यादा पीक उनकी कब आएगी हमारे यहाँ, अगस्त सितंबर में आएगी। गर्मी के बाद, गर्मी के एक महीने बाद धीरे धीरे बर्फ़ पिघल के, तो उसमें पानी का बहाव सबसे ज़्यादा होगा। विंटर के टाइम पे वहाँ पर बहाव सबसे कम होगा। तो गंगा नदी आप अगर देखें तो यही है, रिवर रिजीम का मतलब है कि बहते हुए जल की मात्रा कितनी है नदी में। वो लगातार पूरे साल सेम तो नहीं रहेगी। जैसे गंगा और कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं, किस समय करेंगे, तो उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती हैं। बारहमासी मतलब पानी रहता है उसमें, लेकिन पानी का लेवल भी फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि ये जल बर्फ़ के पिघलने से भी होता है और वर्षा से होने से भी होता है। दक्षिण भारत की नदियों का क्या होगा कि बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सोर्स से ही पानी आ रहा है, जो है रेनफॉल। इसका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मानसून के टाइम पे जब बारिश हो रही है तो प्रायद्वीपीय भारत में पानी आएगा। ये एक मेजर चार्ट है जिसको आपने सभी ने पढ़ना है। इस चार्ट से आप बता सकते हैं कि हिमालयन रिवर और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में तुलना कितनी एक थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, कि उद्गम स्थान के बेसिस पे देखा जाए तो ये बिल्कुल यहाँ से निकलती हैं। प्रवाह कैसी होती है, बारहमासी। उनका मौसमी। अप्रवाह के प्रकार मतलब जो रिवर है कई बार मैदानी भागों में जाती हैं, वृक्षाकार प्रारूप बनाती हैं। ये ज़्यादातर आर्य और आयताकार प्रारूप बनाती हैं। नदी की प्रकृति लंबा मार्ग होता है, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं, ये यू आकार की घाटी बनाती हैं। जलग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। गंगा रिवर का आपने बेसिन देखा, काफ़ी बड़ा था। इन रिवर का अपेक्षाकृत छोटा होता है। नदी की आयु, ये काफ़ी युवा रिवर है। हिमालय से निकलने नदियाँ नया है। घाटियों का गहरा करना इनका एक मेजर काम है, लेकिन यहाँ पर नदियाँ पुरानी हैं, उनका बेस काफ़ी कम है। आगे देखते हैं। जल विसर्जन नदी के समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का अनुमाप है। आयतन मतलब एक तरीके से हम वॉल्यूम निकालेंगे कि जब रिवर, मान लीजिए रिवर का ये साइज़ है, हमने इसकी लेंथ देख ली कितनी है, ब्रेथ देख ली, तो अगर इतना पानी है तो आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में यहाँ से कितना पानी क्रॉस करके गया। अगर पानी का लेवल यहाँ है, फिर भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना पानी गया। तो इसको हम बेसिस पे हम एक चार्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ से हमें पता चल जाता है कि रिवर में पानी कब कितना ज़्यादा है। जैसे कि ये देखिए, ये एक हाइड्रोग्राफ है जो अलग अलग रिवर्स का बता रहा है। आप गंगा देख सकते हैं, ब्लू कलर है। गंगा की पीक हमको जो वाटर लेवल का पीक है वो हमें मिल रहा है अगस्त के महीने में। ब्रह्मपुत्र रिवर का पीक हमें मई में ही मिल जा रहा है। मेघना रिवर जिसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा बारिश में, क्योंकि वो एक अलग तरह की रिवर है। तो ये एक तरीके से हाइड्रोग्राफ है जिसमें हमें पता चलता है कि मंथ वाइज क्या बदलाव हो रहे हैं। अब गंगा नदी में न्यूनतम जल कब है, जनवरी से जून के बीच में, विंटर के बाद, क्योंकि विंटर के टाइम में ना बारिश हो रही है, हमारे यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन स्नोफॉल से पानी नहीं बन रहा। तो उस समय जनवरी से जून के बीच में सबसे कम पानी आपका यमुना गंगा में रहेगा। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर के महीने में, और सितंबर के बाद धीरे धीरे उसमें कमी आती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर के बाद धीरे धीरे इसमें ड्रॉप आने लगा है। गंगा नदी द्रोणी, इसी तरीके से आप अलग अलग रिवर की प्रायद्वीपीय की 2 नदियों का प्रवाह
प्रकृति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। जैसे नर्मदा नदी के जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम होता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है। अगस्त मतलब मानसून सीजन, नदियाँ उफान पे आ जाती हैं इस तरीके से। तो नदियों का ये एक तरीके से क्यूसेक में हम मापते हैं, मतलब कितना पानी छोड़ा जा रहा है, कितना पानी पास हो रहा है प्रति मिनट। क्यूसेक मतलब क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अब नदी जल उपयोग की सीमा। नदी के अलग अलग तरह के उपयोग हैं। हम इसको नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए भी पानी यूज़ करते हैं, मछली पालन के लिए, टूरिज़्म के लिए। अलग अलग उपयोग की सीमा है। सीमा का मतलब है कि एक लिमिट होती है। जैसे जैसे प्रदूषण आप देख रहे हैं भारत की नदियों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गंगा भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। गंगा नहीं, यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। तो आप देखेंगे कि नदियों के यूसेज तो काफ़ी किया जा रहा है, लेकिन उनको इनकी इकोलॉजी को बचाने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए जो प्रयत्न है वो काफ़ी कम है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, नदियों के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं वहाँ से निकलने वाला नदियों का फैक्ट्री या कूड़ा कचरा, ये जो भी है सारा नदियों में फाइनली डंप किया जाता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें में से कौन सी नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। बंगाल के लिए जब ये एक वर्ड आए तो बंगाल के लिए आपने बोलना है कि ये है आपका दामोदर रिवर, लेकिन जब बिहार आए तो बिहार के लिए ये आएगा कोसी। फॉर बिहार इट इज़ कोसी, और बंगाल के लिए ये आपका दामोदर। कौन सी नदी द्रोणी भारत की सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी नदी द्रोणी आपका गंगा आएगा। ब्रह्मपुत्र एक बड़ी रिवर है लेकिन भारत में नहीं है, आधा हिस्सा। सिंधु भी एक बड़ी नदी है लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद में होता है रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज और ब्यास। सिंधु इसमें शामिल नहीं है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो हमने देखा था नर्मदा और तापी। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है, तो देवप्रयाग में ये दोनों रिवर मिलती हैं और गंगा का नाम वहाँ से स्टार्ट होता है। इनमें अंतर आप ये पढ़ सकते हैं। नदी द्रोणी छोटी होती है, जल संभर का साइज भी नदी द्रोणी का साइज काफ़ी बड़ा होता है, जल संभर एक छोटा होता है। वृक्षाकार और जलनुमा, वृक्षाकार किस तरीके से होता है आपने बस पिक्चर बना देना है, इसमें ज़्यादा बने। डेल्टा और ज्वार नदी मुख। डेल्टा जब बनता है जब नदी के अंदर अवसाद हो, मतलब मिट्टी को बहा के लेके जाए और समुद्र के पास ले जाते हैं, उनको वो डिपॉजिट करे एकदम मिट्टी, दलदल इलाका। ज्वार नदी मुख में मिट्टी की मात्रा बहुत कम होती है, तो वहाँ पर कभी भी परमानेंट ज़मीन नहीं बन पाती। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके मेजर एमसीक्यूज़ हम कर लेंगे।